कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बस एक के बाद एक मुश्किलों का सिलसिला है। मतलब अराजकता तो होगी ही, दुख तो मिलेगा ही। लेकिन क्या हो अगर कुछ ऐसे नियम हो जो हमें इस सब से बचाने के लिए नहीं बल्कि इसका हिम्मत से सामना करने के लिए तैयार करें। क्या हो अगर खुशी खोजना हमारा लक्ष्य ही ना हो बल्कि जिम्मेदारी उठाना एक बेहतर जिंदगी की असली चाबी हो। आज हम इसी सोच की गहराई में उतर रहे हैं जो जॉर्डन बी पीटरसन की मशहूर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ से निकल कर आती है। हमारे पास इस किताब का एक बहुत अच्छा सारांश है और हमारा मकसद इन 12 नियमों के पीछे छिपक गहरे मतलब को समझना है। ये सिर्फ अच्छी सलाह नहीं है, ये जीने का एक तरीका सुझाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब आराम या चैन की जिंदगी के बारे में नहीं है। ये साहस, अनुशासन और सच का सामना करने के बारे में है। पीटरसन दो दुनियाओं की बात करते हैं। एक है व्यवस्था, जिसे ऑर्डर कहते हैं, और दूसरी है अराजकता यानी क्योस। अच्छा। व्यवस्था वो है जिसे हम जानते हैं, जो सुरक्षित है, हमारा घर, हमारी आदतें। और अराजकता वो है अनजाना। जैसे कोई नई नौकरी या कोई मुश्किल बातचीत। हाँ, या कोई हादसा। ये डरावनी हो सकती है, लेकिन सारा विकास, सारी नई चीजें इसी अराजकता से पैदा होती हैं। ये 12 नियम हमें इसी अराजकता का सामना करने और उसमें भी कुछ मतलब खोजने के लिए तैयार करते हैं। वाह! तो ये सिर्फ जिंदगी को संवारने के बारे में नहीं है, बल्कि मुश्किलों में आगे बढ़ने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है व्यक्तिगत व्यवस्था और आत्मसम्मान। और इसकी शुरुआत होती है पहले नियम से, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, यानी सीधे तनकर खड़े हो, कंधे पीछे रखकर। सुनने में तो ये बहुत सिंपल सी सलाह लगती है। लगती सिंपल है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। पीटरसन लॉबस्टर यानी झींगा मछली का उदाहरण देते हैं। झींगा मछली, वो क्यों? मजे की बात है, जब दो लॉबस्टर लड़ते हैं तो जीतने वाला तन कर चलता है और हारने वाला सिकुड़ जाता है। उनके दिमाग में सीरोटोनिन का लेवल उनकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा होता है। और इंसानों में भी एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब आप सीधे तन कर खड़े होते हैं तो आप सिर्फ दुनिया को ये नहीं बता रहे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने दिमाग को भी वही सिग्नल भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का बायो हैक है, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट जैसा, लेकिन अपने ही दिमाग के लिए। एग्जैक्टली। सिर्फ सोच बदलने से नहीं, अपनी शारीरिक मुद्रा बदलने से भी हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और ये दुनिया में अपनी मौजूदगी की जिम्मेदारी लेने का एक प्रतीक भी है, जो हमें सीधे दूसरे नियम से जोड़ता है। ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। यानी खुद के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे आप किसी ऐसे इंसान हैं जिसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात थोड़ी उल्टी लगती है ना? हाँ बिल्कुल। लोग अपने कुत्ते को तो समय पर दवाई दे देंगे, लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देंगे। या किसी दोस्त की मदद के लिए आधी रात को भी चले जाएंगे, पर खुद के लिए बनाए गए वादे वो तोड़ देंगे। ऐसा क्यों होता है? पीटरसन कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी सारी कमियां और गलतियां जानते हैं। हम खुद को बहुत बारीकी से जानते हैं और शायद इसीलिए खुद को उस देखभाल के लायक नहीं समझते जो हम दूसरों को देते हैं। यह नियम हमें खुद से नफरत करने की इस आदत को तोड़ने के लिए कहता है। ये कहता है कि आप भी मदद के लायक हैं और आपकी देखभाल करना आपका कर्तव्य है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं। और ये जिम्मेदारी की भावना सिर्फ हमारे शरीर या सेहत तक ही नहीं है, यह हमारे आसपास की दुनिया पर भी लागू होती है, जो हमें छठे नियम पर लाती है। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करें। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि दुनिया की समस्याओं पर बात करने से पहले मुझे अपना घर चमकाना होगा। नहीं नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ उतना जरूरी नहीं है। इसका गहरा मतलब है कि दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को ठीक करने का दावा करने से पहले उन चीजों को ठीक करें जिन पर आपका कंट्रोल है। जैसे? क्या आपकी जिंदगी में झूठ है? क्या आपकी आदतें खराब हैं? क्या आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं? दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी छोटी सी दुनिया को तो व्यवस्थित करें। अपना कमरा साफ करना इसका एक प्रतीक है। ये पहली ऐसी जगह है जहां आप अराजकता को व्यवस्था में बदल सकते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, अर्थ जिम्मेदारी में पाया जाता है। तो जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो सवाल उठता है, हम बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? और यहीं पर सच्चाई और संवाद की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। यहीं पर 8वां नियम आता है, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें।
पीटरसन के लिए झूठ सिर्फ एक गलत बयान नहीं है, ये हकीकत को बिगाड़ने का एक तरीका है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप एक नकली दुनिया बनाते हैं और उसे बनाए रखने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, सच बोलो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सेकंड, क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? क्या कभी-कभी एक छोटा सफेद झूठ किसी की भावनाओं को बचाने के लिए जरूरी नहीं होता? मान लीजिए कोई दोस्त पूछता है कि क्या वो उस ड्रेस में अच्छा लग रहा है, और सच तो यह है कि नहीं लग रहा। क्या तब भी कड़वा सच बोलना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पीटरसन शायद ये कहेंगे कि सच बोलने का मतलब हमेशा क्रूर होना नहीं है, लेकिन झूठ बोलने से बचना एक अलग बात है। आप शायद ये कह सकते हैं, मुझे लगता है कि नीले रंग वाली ड्रेस तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने क्रूरता से भी बचा लिया। उनका मेन पॉइंट यह है कि छोटे छोटे झूठ भी हमारे चरित्र को दीमक की तरह खा जाते हैं, वो हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि सच्चाई भले ही उस पल में मुश्किल लगे, लंबे समय में हमें ताकत और स्पष्टता देती है। और शायद यही स्पष्टता 10वें नियम का आधार है, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। अपनी बातों में स्पष्टता रखें। हाँ, ये सच के साथ जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। आप उस ड्रैगन से नहीं लड़ सकते जिसे आप देख नहीं सकते। मतलब अस्पष्ट समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। जब हम कहते हैं सब कुछ खराब है, तो ये समस्या इतनी बड़ी और डरावनी लगती है कि हम असहाय महसूस करते हैं, एक घने कोहरे की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से नाम देते हैं, तो कोहरा छंट जाता है। जैसे ये कहने के बजाय कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, ये कहना बेहतर है कि जब तुम फोन पर रहते हो, जब मैं बात कर रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपने समस्या को एक विशाल अनजाने ड्रैगन से एक छोटी पहचाने योग्य छिपकली में बदल दिया। अब आप उस छिपकली से निपट सकते हैं। स्पष्टता आपकी समस्याओं की शक्ति को कम कर देती है और आपकी शक्ति को बढ़ा देती है। और जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं, तो सिर्फ अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना ही काफी नहीं है, हमें सुनना भी पड़ता है। और यहीं पर 9वां नियम आता है, अज्यूम द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। ये मानकर चलें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, वो शायद कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। ये विनम्रता के बारे में है, लेकिन ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी है। हम अक्सर बातचीत में अपनी बात साबित करने या बहस जीतने के इरादे से जाते हैं। हम बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, सुनने के लिए नहीं। पीटरसन कहते हैं कि बातचीत का लक्ष्य सीखना होना चाहिए, जीतना नहीं। अगर आप ये मानकर सुनते हैं कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आपके लिए कीमती हो सकता है, तो हर बातचीत ज्ञान का एक स्रोत बन जाता है। तो एक बार जब आप खुद के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तब आप असल में देख पाते हैं कि आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और ये हमें हमारे अगले विषय पर ले जाता है, विकास और लचीलापन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है, तुलना का। हाँ, और इसी जाल से हमें चौथा नियम बचाता है, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अपनी तुलना कल के खुद से करें, ना कि आज के किसी और से। सोशल मीडिया के इस दौर में ये नियम शायद सबसे जरूरी है। हम लगातार दूसरों की जिंदगी की सबसे अच्छी तस्वीरें देख रहे होते हैं, उनकी छुट्टियां, उनकी सफलताएं। बिल्कुल, और फिर अपनी साधारण जिंदगी को देखकर निराश होते हैं। ये तो हारने वाला खेल है। आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकती हैं जो आपसे बेहतर कर रहा हो। बिल्कुल, ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते, लेकिन एक खेल है जिसे आप जीत सकते हैं। क्या मैं आज कल से 0.1% बेहतर हूं? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? जब आप अपनी प्रगति को इस तरह से मापते हैं, तो ये आपको उम्मीद और प्रेरणा देता है। आपका ध्यान दूसरों से हटकर अपनी खुद की यात्रा पर आ जाता है। लेकिन ये यात्रा, ये विकास हमेशा आसान नहीं होता। इसमें गिरना और चोट खाना भी शामिल है। और जब मैंने पहली बार ये अगला नियम पढ़ा, 11वां नियम, तो मुझे बहुत अजीब लगा। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान ना करें। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये जानबूझकर थोड़ा उकसाने वाला नियम है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को खतरनाक काम करने दे, लेकिन इसका गहरा संदेश है कि जरूरत से ज्यादा सुरक्षा विकास को रोकती है। अच्छा, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? वे जोखिम ले रहे हैं, वे अपनी सीमाओं को परख रहे हैं, वे गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है और वे फिर से उठकर कोशिश करना सीखते हैं। वे साहस और लचीलापन विकसित कर रहे हैं। तो अगर हम उन्हें हर छोटे मोटे खतरे से बचाते रहेंगे, तो हम अनजाने में उन्हें कमजोर बना रहे हैं। ठीक यही बात है। ताकत संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने से बनती है, उनसे बचने से नहीं। और ये सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, हम सब पर लागू होता है। हमें खुद को मुश्किल काम करने की,
असफल होने का खतरा उठाने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि असली विकास आराम के दायरे से बाहर ही होता है। तो हमें जोखिमों का सामना करना चाहिए और अपनी कल की तुलना में बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन किस दिशा में? ये सवाल सीधे 7वें नियम से जुड़ता है, जो शायद इस किताब का दिल है। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। जो सार्थक है उसका पीछा करें, न कि उसका जो सुविधाजनक है। यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण आइडिया हो सकता है। सुविधाजनक क्या है? यह है मोमेंटरी प्लेजर, आसान रास्ता। काम टालना, मुश्किल बातचीत से बचना। हाँ, जंक फूड खाना, या उस पल में अच्छा लगता है लेकिन लंबे समय में यह हमें खोखला कर देता है। और सार्थक क्या है? यह जिम्मेदारी उठाना है। ये त्याग और अनुशासन की मांग करता है। यह भविष्य के बड़े इनाम के लिए आज के आराम को छोड़ने जैसा है। तो इसका मतलब है कि मुझे नेटफ्लिक्स देखने के बजाय हमेशा मुश्किल किताबें ही पढ़नी चाहिए? ये तो बहुत थकाने वाला लगता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों में सार्थकता को प्राथमिकता दें। क्या आप ऐसा करियर चुन रहे हैं जो आसान है, या वो जो आपको चैलेंज करता है? क्या आप अपने रिश्तों में मुश्किल सच का सामना कर रहे हैं या आसान झूठ के साथ जी रहे हैं? पीटरसन कहते हैं कि जीवन में दुख तो निश्चित है। सवाल यह है कि आप कौन सा दुख चुनते हैं। वो दुख जो बेमतलब की जिंदगी से आता है, या वो दुख जो जिम्मेदारी उठाने और सार्थक लक्ष्यों का पीछा करने से आता है। दूसरा वाला सहने लायक होता है। हाँ, क्योंकि उसके पीछे एक मकसद होता है। समझ गई। तो हमने व्यक्तिगत व्यवस्था, सच्चाई और विकास की बात कर ली, लेकिन हम ये सब अकेले नहीं करते। हमारे आसपास के लोग हम पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और ये हमें हमारे अंतिम विषय पर लाता है, सामाजिक परिवेश और जीवन की सुंदरता। बिल्कुल। और यहाँ तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपका भला चाहते हैं। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये आसान नहीं है। क्या मतलब? कौन नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त उसका भला चाहें? यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क है। कुछ दोस्त आपका भला चाहते हैं का मतलब ये हो सकता है कि वे आपको हमेशा खुश और आरामदायक देखना चाहते हैं। वे आपकी बुरी आदतों को नजरअंदाज करेंगे ताकि आपको बुरा ना लगे। लेकिन सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वे आपको बेहतर बनने के लिए चैलेंज करेंगे। वे आपको आपकी गलतियों पर टोकेंगे। पीटरसन चेतावनी देते हैं कि उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचते हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ दोस्त चुनने तक ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को आकार देने तक भी जाती है। यहाँ 5वां नियम आता है जो थोड़ा कठोर लग सकता है। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये बात तो मतलब बहुतों को असहज कर सकती है। हाँ, पहली बार में बहुत कठोर लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने बच्चों को सिर्फ आपको खुश करने के लिए पाल रहे हैं, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा और प्यार भरा है। सोचिए, अगर आप जो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके व्यवहार को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहरी दुनिया उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाने के बारे में है। ये उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाने के बारे में है जिसे लोग पसंद करें, सम्मान दें। ये एक प्यार भरा कार्य है ताकि वे दुनिया में अकेले न रह जाएं। और इन सभी गंभीर और भारी नियमों के बाद पीटरसन हमें एक बहुत ही कोमल और अप्रत्याशित नियम के साथ छोड़ते हैं। 12वां नियम, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जब सड़क पर कोई बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच ये बिल्ली कहाँ से आ गई? ये नियम पूरी किताब के दर्शन को संतुलित करता है। पीटरसन की किताब का एक बड़ा हिस्सा जीवन की कठिनाइयों और दुख को स्वीकार करने के बारे में है, लेकिन ये नियम हमें याद दिलाता है कि इस सारी पीड़ा के बीच सुंदरता और खुशी के छोटे छोटे पल भी मौजूद हैं। एक बिल्ली को सहलाना, एक खूबसूरत सूर्यास्त देखना, या संगीत का एक टुकड़ा सुनना, ये वो छोटे छोटे पल हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि पीड़ा के बावजूद जीवन में सराहना करने लायक बहुत कुछ है। ये हमें वर्तमान में जीने और छोटी चीजों में कृतज्ञता खोजने के लिए कहता है। तो ये संतुलन के बारे में है। एक तरफ जिम्मेदारी का भारी बोझ उठाओ और सीधे तनकर खड़े रहो, और दूसरी तरफ जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरती को भी देखो। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि दुख को स्वीकार करने का मतलब आनंद के पलों को नकारना नहीं है। असल में जब आप जीवन की कठोर सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी आप इन छोटे छोटे पलों की सुंदरता को और भी गहराई से महसूस कर पाते हैं। तो अगर हम इन 12 नियमों की पूरी यात्रा को देखें तो संदेश बिल्कुल साफ हो जाता है।
अपनी जिम्मेदारी लो, सच बोलो, अपनी जिंदगी में व्यवस्था बनाओ, जीवन के दुखों को स्वीकार करो और हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का लक्ष्य रखो। और ये सब करते हुए सुंदरता के छोटे छोटे पलों को संजोना मत भूलो। बिल्कुल, केंद्रीय विचार यही है कि अगर कोई आराम के बजाय अर्थ का लक्ष्य रखता है तो जीवन अराजकता और दुख के बीच भी जीने लायक हो जाता है। आपने इसे पूरी तरह से सार दे दिया है। ये स्रोत दुनिया की अराजकता का सामना करने के लिए व्यक्तिगत व्यवस्था बनाने पर जोर देता है। लेकिन ये मेरे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो श्रोताओं के सोचने के लिए है। तब क्या होता है जब एक व्यक्ति की व्यवस्था दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था से टकराती है? उस स्थिति को कैसे संभाला जाए जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा अर्थ की खोज किसी दूसरे के लिए अराजकता पैदा कर सकती है?